नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर। मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक रिसर्चर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईईसीपी ट्रीटमेंट हार्ट अटैक के खतरे को कैसे कम कर देता है। देखिए, अक्सर क्या होता है जब पेशेंट्स को ब्लॉकेज हो जाती है, जब उनको पता लगता है कि उनके दिल की नसों में ब्लॉकेज हो गया है, और तो हमेशा दिमाग में एक बात आती है कि अच्छा ब्लॉकेज हो गया है तो अब तो हार्ट अटैक आ ही जाएगा। और आमतौर पे क्या होता है, पेशेंट इस चीज़ के लिए भागते हैं कि अगर आपको ब्लॉकेज हो गया है तो या तो स्टंट लगवा लो या तो बाईपास सर्जरी करवा लो, इससे होगा क्या कि मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये एक आमतौर पे मान्यता है, लोग ऐसा मानते हैं। 95% लोग तो मानते ही मानते हैं ऐसा है, राइट। लेकिन क्या ये रियलिटी है? अगर एक बार आप गूगल करके चेक करेंगे पिछले 50 सालों में जितने भी क्लिनिकल ट्रायल हुए, करेज ट्रायल हुआ, फेम ट्रायल हुआ, 2019 में जो लेटेस्ट पब्लिश हुआ 5 साल पहले इस्चीमिक हार्ट ट्रायल हुआ, इन सारे के सारे ट्रायल्स में ये बात तो प्रूफ की गई कि जो स्टेबल हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने से ना तो हार्ट अटैक का खतरा कम होता, ना तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें कोई सुधार होता है, राइट। अब जब ये सारे के सारे रिसर्चेस आने लगे, ऑब्वियसली जब पहली बार करेज ट्रायल आया था 2002 में, तो जो डेटा सेट था वो छोटा था। 2002 के बाद 2007 में जब फेम ट्रायल आया तो उसमें भी डेटा सेट इतना बड़ा नहीं था। लेकिन 2019 में जब ये इस्चीमिक हार्ट ट्रायल आया तो इसमें बहुत बड़े डेटा सेट को लेकर के एक मेटा एनालिसिस पब्लिश की गई, जिसमें हमेशा जो एंजियोप्लास्टी की जाती है और जो बाईपास सर्जरी की जाती है उसके ऊपर सवाल उठाए गए। नो डाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी एक इमरजेंसी केस में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, और जब कोई ऑप्शन अगर काम ना करे और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं कि हार्ट अटैक की जब बात आती है, हार्ट अटैक का रिस्क कम करना होता है, तो ईईसीपी ट्रीटमेंट, ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट इसमें कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम हार्ट अटैक को समझ लें होता क्या है। जब हमारे बॉडी में कहीं पे ब्लॉकेज बननी शुरू होती है तो सबसे पहले ब्लॉकेज बड़े छोटे लेवल से बननी शुरू होती है, और ये ब्लॉकेज इसलिए बनती है कि जो हमारी इनर लेयर होती है, ब्लड वेसल्स की जो इनर लेयर है, जो हमारे दिल के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, दिल को खून ले जाने वाली जो नसें हैं, उनकी जब अंदरूनी परत कहीं से डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होता है और वहाँ पे एक ब्लॉकेज का निर्माण होना शुरू होता है। सबसे पहली शुरुआत यहाँ से होती है। धीरे धीरे क्या होता है, जब यहाँ पे ब्लॉकेज बन जाती है तो ब्लॉकेज के ऊपर एक पतली सी झिल्ली बन जाती है जिसको हम फाइब्रस कैप कहते हैं। और जैसे ये फाइब्रस कैप बन जाती है तो ये फाइब्रस कैप क्या करती है, उस ब्लॉकेज को स्टेबल करके रखती है, रोक के रखती है। क्योंकि अगर वो ब्लॉकेज किसी तरह से रप्चर हो गई तो वो जा करके पूरे के पूरे जो खून की नली है, जो रास्ता है, उसको उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगी, उसमें अवरोध पैदा कर देगी और आगे खून की सप्लाई रुक जाएगी। इसलिए क्या होता है कि ये जो झिल्ली है एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिससे कि उस पूरे के पूरे ब्लॉकेज को रोक दिया जाता है। अब अगर ये झिल्ली किसी तरीके से फट जाती है तो फटने के बाद क्या होता है कि अगर ये झिल्ली फट गई तो फटने की वजह से क्या होगा, हमारे खून में जो पहले से जो हमारे ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड में क्या है, हमारे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या है, ऑक्सीजन मिली हुई है। ये ऑक्सीजन उसके फटने की वजह से उसके अंदर जो एक केमिकल है जिसको हम प्लाज्मिन कहते हैं, प्लाज्मिन के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करके वहाँ पे एक ब्लड का क्लॉट बना देता है जिसको हम थ्रम्बस कहते हैं, और इसी खून के थक्के बनने की प्रोसेस को हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो सबसे सिंपल चीज़ ये है कि पहले समझना ये ज़रूरी है कि हार्ट अटैक है क्या। अगर ये झिल्ली फट गई तो झिल्ली के ऊपर जो थक्का जम गया उसी को हमने हार्ट अटैक बोल दिया। तो आगे अब खून नहीं जाएगा तो हार्ट का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो सकता है। अब कितना बड़ा हिस्सा डैमेज होगा डिपेंड करता है कि किस एरिया में, किस आर्टरी में हार्ट अटैक हो रहा है, कहाँ पे वो झिल्ली फट रही है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है कि झिल्ली फटती क्यों है। क्योंकि झिल्ली जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतनी आसानी से नहीं फटेगी, जितनी झिल्ली कमज़ोर होगी उतनी आसानी से फट जाएगी। तो जब ब्लॉकेज बननी शुरू होती है ना तो झिल्ली बहुत कमज़ोर होती है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, समय के साथ ये झिल्ली, हमारा बॉडी क्या करता है, अपने आप इस झिल्ली को मोटा करता जाता है। और जब ये झिल्ली मोटी होती जाती है तो क्या होता है, वो ब्लॉकेज को स्टेबल करके रखता है। और धीरे धीरे अगर ब्लॉकेज बढ़ती गई एक लेवल तक ब्लॉकेज अगर चली जाती है और अगर वो झिल्ली नहीं फटती तो क्या होता है, ये ब्लॉकेज खून के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने लगती है और पेशेंट को चलने में दर्द होने लगता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। और जब ये एंजाइना होता है तब जाकर के मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ये पता लगता है कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये झिल्ली की मोटाई भी बढ़ती जाती है। अब कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कि ये ब्लॉकेज रप्चर हो जाती है, ये झिल्ली रप्चर हो जाती है और हार्ट अटैक ट्रिगर हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है इंटरनल इन्फ्लामेशन, जिसको हम कहते हैं अंदरूनी सूजन। और उसको चेक करने का सबसे अच्छा जो टेस्ट है, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, उसको हम कहते हैं HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक ऐसा टेस्ट है जो बताता है कि हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन कितना हो रखा है। अगर ये इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है तो इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये झिल्ली की जो ऊपरी परत है, जो झिल्ली है, ये कमज़ोर हो जाती है और उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
इसके अलावा अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों को अगर कभी फीवर हो रहा है और फीवर के लिए वो नॉर्मल मेडिसिन ले रहे हैं या किसी तरह का बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, राइट, और उसके बाद अगले 1 या 2 महीने के बाद अक्सर ये देखा गया है कि पेशेंट में जब हार्ट अटैक होता है तो कई सारी ऐसी क्लिनिकल स्टडीज़ और रिसर्च में देखा गया है कि उसके पीछे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले जाके देखेंगे तो पेशेंट को कई बार ऐसा फीवर होता है, किसी तरह का कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आया। तो वो जो इन्फेक्शन था जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी वो झिल्ली रप्चर हो गई, और रप्चर होने की वजह से क्या हो गया, हार्ट अटैक ट्रिगर हो गया। तो मोस्टली जो ये झिल्ली रप्चर होती है वो छोटे ब्लॉकेजेस में, जो कि लगभग 20, 30, 40% के ब्लॉकेज होते हैं, उसमें रप्चर होने का रिस्क ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो ब्लॉकेज बहुत बड़ी हो जाती है, लगभग 80, 90 या 100 की ब्लॉकेज हो जाती है, वो हमको वो ब्लॉकेज जल्दी रप्चर नहीं होती, लेकिन छोटी ब्लॉकेज के रप्चर होने के चांसेस जो है, जो रिस्क है, वो बहुत ज़्यादा आता है। अब हम यहाँ बात करें कि ईईसीपी ट्रीटमेंट कैसे हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो ईईसीपी ट्रीटमेंट है ये एक पूरी तरह से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई सर्जरी तो होती नहीं। और इसके अलावा क्या है कि ईईसीपी ट्रीटमेंट हमारे बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, अभी हम आज बात करेंगे केवल हार्ट की, तो हार्ट में जहाँ कहीं ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के अगल बगल से क्या होता है, नेचुरल बाईपास बना देता है, बहुत ही पतली पतली थिन आर्टरीज बना देता है, जिससे ब्लड के फ्लो होने के लिए एक नया रास्ता बन जाता है। अब ईईसीपी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उस एक्शन से क्या होता है कि हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन लगभग 47% बढ़ जाता है, राइट। जब ये 47% नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड दो काम करता है। सबसे पहला काम ये करता है कि इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो मतलब अगर बॉडी में किसी जगह पे इन्फ्लामेशन है तो उस इन्फ्लामेशन को कम करेगा, जिससे जो हमारी फाइब्रस कैप है वो मजबूत होगी, उसके रप्चर होने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। दूसरा रिस्क ये होता है कि दूसरा जो हमारा ईसीपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसमें क्या होता है कि इसी नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारे हार्ट के अंदर बहुत सारी हज़ारों की तादाद में नई आर्टरीज बनने लगती हैं, जो पहले से बनी आर्टरीज हैं वो एक्टिवेट होने लगती हैं। तो ये दोनों चीज़ होती हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड के बढ़े हुए प्रोडक्शन की वजह से होती हैं। इससे क्या होता है, ब्लॉकेज के अगल बगल से क्या होता है, पूरा नया रास्ता बन जाता है। जब नया रास्ता बन जाता है, अब ऐसे केस में पहली बात तो जो हमारी फाइब्रस कैप है वो मजबूत हो गई। वो मजबूत होने की वजह से क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन के रप्चर होने का रिस्क था वो भी कम हो गया। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर वो मेम्ब्रेन रप्चर हो भी गई तो जो ब्लॉकेज एरिया है, जहां पर भी वो ब्लॉकेज बना था, वहां पे जो नेचुरल बाईपास बन गए हैं, अगर वहां पे क्लॉट बना भी तो क्लॉट बनने की वजह से क्या होगा, जो अगल बगल से नेचुरल बाईपास बने हैं वो आगे खून की सप्लाई को पहुंचा ही देंगे। हो सकता है हार्ट अटैक के बाद पेशेंट को सिम्टम्स आए, चेस्ट पेन हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो हार्ट की मसल्स में डेथ होने वाली है, जितनी मसल्स में डेथ होने वाली थी, हो सकता है उसकी कंपैरिजन में 90% डेथ ना हो। मतलब जितना हार्ट डैमेज होने वाला था, हो सकता है उसका हम 90% बचा लें, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नेचुरल बाईपास, राइट। तो ईईसीपी ट्रीटमेंट एक ऐसा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो कि अगर पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको ऑलरेडी हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, तो उन पेशेंट्स को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम पहली बात तो इन्फ्लामेशन कम कर देते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि वहाँ पे जो नेचुरल बाईपास बन जाते हैं वो आगे ब्लड की सप्लाई करने लगते हैं। और कई बार क्या होता है कि हार्ट अटैक का एक और कारण होता है जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो ये है कि जो सीवियर ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो अगर बॉडी में कहीं पे अगर कोई ब्लड का क्लॉट बना हुआ है तो क्लॉट जाके वहाँ पे फंस जाता है, और वहाँ पे चूंकि कोई मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती, लेकिन वो ब्लड का क्लॉट जाके जब वहाँ फंस जाएगा, और ये उन्हीं ब्लॉकेज में होता है जो ब्लॉकेज बहुत सीवियर होती है, लगभग 90, 95 या 100% के क्लोज टू जो ब्लॉकेज होती है, उसमें कोई क्लॉट अगर फंस गया तो आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, और अगेन एरिया क्या होता है, वो एरिया डेड हो जाएगा और हमारा हार्ट कमजोर हो जाएगा, पेशेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट बन जाएगा। तो ईसीपी ट्रीटमेंट के केस में क्या होता है कि जैसे ही ये नेचुरल बाईपास डेवलप हो जाते हैं, अगर कोई क्लॉट वहाँ पे जाके बनता है या फंसता है, तो उस केस में क्या होता है, जो नेचुरल बाईपास होते हैं वो ब्लड को आगे बाईपास कर देते हैं। अब प्लस अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो टाइम के साथ में हमारी बॉडी उस क्लॉट को अपने आप डिसॉल्व कर लेती है। तो ओवरऑल ईसीपी की वजह से ऐसे केसेस में हम हार्ट अटैक की वजह से जो होने वाला डैमेज है उसके रिस्क को 90-95% तक कम कर लेते हैं। तो इस तरह से ईसीपी एक क्लिनिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है, जिसका जो काम करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि अगर आपने ये ट्रीटमेंट लिया हुआ है और अगर आपके बॉडी में नेचुरल बाईपास काम कर रहे हैं, तो अगर आपको हार्ट अटैक होने का जो रिस्क था पहले, उसकी तुलना में बहुत कम हो जाता है। और अगर पहले से आपकी सीवियर ब्लॉकेज है और हो सकता है कि आपको किसी क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक होने का रिस्क हो, तो अगर कभी ऐसा होता भी है तो आपके हार्ट में जो डैमेज है ना वो ना के बराबर होगा। तो
तो ये 2 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, अगर हम बात करें ईसीपी ट्रीटमेंट के आफ्टर इफेक्ट्स कितने दिन के लिए होते हैं, तो ये ट्रीटमेंट लगभग 5 साल तक काम करता है हमारे बॉडी में और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हम क्वालिटी ऑफ जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो कैसा है। अगर हम एक बहुत ही अच्छी लाइफ़स्टाइल को फॉलो करते हैं, जैसे सुबह से लेके शाम तक में हमारा पूरा रूटीन है, सुबह 8 बजे से नाश्ता करना, शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक अपना डिनर कर लेना, हर दिन सफिशिएंट क्वांटिटी में फाइबर्स का इंटेक करना, अपनी गट हेल्थ पे ध्यान देना, अपने बॉडी के माइक्रोब्स को डाइवर्सिफाई करना। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो ऑब्वियसली ये जो हमारे रिजल्ट हैं हो सकता है और लंबे टाइम तक सस्टेन करें। और जितना अच्छा आप लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, क्योंकि हार्ट की बीमारी एक लाइफस्टाइल की बीमारी है, अगर आप एक बार ठीक है तो अगर कोई दोबारा से डैमेज नहीं होगा तो आप जान बीमार होने वाले नहीं हैं, राइट। तो हम अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम बीमारी को बढ़ने से वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। तो अगर आपको एक बार अच्छे रिजल्ट्स आ गए और अगर आप सारी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल से कंट्रोल करके फुल स्टॉप लगा देते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप ज़िंदगी भर के लिए फ्री हो गए। हालांकि ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं होता, नामुमकिन भी नहीं होता, लेकिन हाँ, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, एक अच्छी लाइफस्टाइल प्लस ईसीपी ट्रीटमेंट, ये हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत हद तक कम कर देता है, प्लस हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। पेशेंट्स को चलने में एंजाइना नहीं होता, चलने में उसकी सांस नहीं फूलती। और इस तरह से ये ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स के लिए जो हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं, जिनकी पहले कई बार सर्जरी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास सर्जरी होती है, हो चुकी है, उनके लिए ट्रीटमेंट वरदान की तरह काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं, आप भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हम लोग वीकली एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि लाइव वेबिनार होता है, जिसमें हम आपके क्वेश्चंस का लाइव आंसर देते हैं आपके हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यहीं पे इस वीडियो को साइन ऑफ करते हैं। नमस्कार।